सभी ने आज के दिन को बहुत अच्छे से खूबसूरती से मनाया है। हर बार किसी ना किसी तरह से आप इसे सेलिब्रेट करते आए होंगे। आज के दिन अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान लगाकर 2 मिनट की मौन मुद्रा में बैठकर केवल ये विचार करें कि जो तिरंगा आज हम शान से, इस फक्र से लहरा रहे हैं, इसको उठाए रखने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। बस 2 मिनट का ध्यान लगाकर बैठें, स्वतः ही आपका अपने देश की स्वतंत्रता, तिरंगे के प्रति सम्मान अपने आप बढ़ने लगेगा। तो आज आप सभी इस तरह से जरूर इस समय पर विचार कीजिएगा। साथियों, जब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो ट्विटर ट्रेंडिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया और सरकार ट्विटर देखती है और ट्विटर ट्रेंडिंग्स के अंदर इंडिपेंडेंस डे ट्रेंड पर चल रहा है। इसके साथ साथ फ्रीडम टू ड्रीम, तिरंगा टनल, ये कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जो ट्रेंड पर चल रही हैं। अक्षय कुमार भी ट्रेंड पर चल रहे हैं। इनके पीछे का कारण यह है कि अक्षय कुमार को फाइनली इंडियन नागरिकता मिल गई है। अब वो पूरी तरह से भारतीय हो गए हैं। पहले इन्हें कैनेडियन कुमार के नाम से कहा जा रहा था। चर्चा करेंगे इनकी भी। तो आज इनके लिए भी दिन खास था। प्रधानमंत्री ने सुबह 7:30 पर जब ध्वजारोहण किया तो उसकी कुछ ग्लिम्स आपके सामने हैं। पहले राजघाट पे जाकर के किस प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, नेशनल फ्लैग को इन्होंने बाकायदा होस्ट किया और इसको आप यहां पर देख सकते हैं, झंडारोहण करते हुए प्रधानमंत्री को, और फिर यहीं से लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। यह बहुत ही ऐतिहासिक पल होता है। मैं कोशिश करता हूं कि इस क्षण को मैं कभी मिस ना करूं। बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। जब आप लोग कभी स्कूल जाया करते थे, आप सबने इस दिन को बहुत ही खूबी से याद किया होगा। जब भी तिरंगा चला है, जनगण मन बजा है, अपने आप में ऐसी भावना अंदर से आती है कि बस ये समय ही कुछ और होता है जब ये हमारा राष्ट्रगान बज रहा होता है। अभी वीडियो में भी बज रहा है तो मन कर रहा है कि मैं चुप हो जाऊं और इससे आगे बोलने की हिम्मत ना करूं। 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसको आप यहां पर 87 फील्ड रेजिमेंट के द्वारा देते हुए देख सकते हैं। साथियों, मैं केवल इसके साथ में एक चीज जो याद करता हूं अक्सर, जब भी बचपन की यादें ताजा होती हैं, संभवतः आप भी किसी भी प्रकार के व्यवसाय में, किसी भी प्रकार की व्यस्तताओं में रहें, लेकिन 15 अगस्त तो 26 जनवरी, जब 26 जनवरी के दिन भारत की सारी झांकियां निकलती हैं, राज्यों की झांकियां निकलती हैं, देख करके मन अंदर से प्रफुल्लित हो उठता है। 15 अगस्त के दिन जब देखते हैं, जब जनगण मन बज रहा होता है, तिरंगा फहरा रहा होता है, प्रधानमंत्री आ रहे होते हैं, भारत के सारे प्रतिनिधि, विदेशी डेलीगेशन से बैठ रहे होते हैं, वो दिन अपने आप में अभिभूत करने वाला होता है। आज सुबह भी जब मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तब मैं लाइव इस चीज को पूरी तरह देखता हुआ जा रहा था कि यार ये कितना शानदार क्षण होता है। तो आप सबने भी संभवतः इस दिन को फील किया होगा। खैर, इसके आगे की तरफ बढ़ते साथियों, तो फिर ये सब कार्यक्रम हुआ। इसके बाद दुनिया भर से हमें शुभकामनाएं आने लगी। दुनिया भर की शुभकामनाओं में आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया के द्वारा भारत को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इसके साथ साथ इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के द्वारा भारत को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। अमेरिका के द्वारा यूएसएम जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसके द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस डे पर प्रेस स्टेटमेंट जारी करके हमें शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इसी प्रकार से यूएस एम्बेसडर जो भारत में है, एरिक गार्सेटी, उनके द्वारा भारत को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। ऐसे ही सऊदी एम्बेसी जो नई दिल्ली के अंदर है, उनके द्वारा भारत को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। और तो और भारत के राष्ट्रगान को बजते हुए जहां आप देख रहे हैं, यह बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंदर। साथियों, यूएई के अंदर बुर्ज खलीफा 2 दिन से काफी सुर्खियों में है, क्योंकि हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान के द्वारा सेलिब्रेशन किया जाता है आजादी का। पाकिस्तानियों के द्वारा इस दिन पर बुर्ज खलीफा पर जब कभी आप जाएंगे यहां घूमने, तो बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे लंबी इमारतों में है, इस इमारत पर इस प्रकार से बढ़िया वो चलाई जाती है, फिल्म चलाई जाती है। इस प्रकार से आपका गाना बजाया जाता है, राष्ट्रगान बजाया जाता है। और इस तरफ दुबई मॉल है, इसके जस्ट सामने जो है वो दुबई मॉल है। तो दुबई मॉल भी एमआर ग्रुप का है। ये वही एमआर ग्रुप है जो भारत के श्रीनगर में मॉल बना रहा है। एमआर ग्रुप दुबई जब आप कभी जाएंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र इनका अपना एमआर ग्रुप का है ना। तो ये जो एमआर ग्रुप है, इसका ही मॉल बना हुआ है दुबई मॉल, जिसको कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, एशियाज लार्जेस्ट मॉल के रूप में कंसीडर किया जाता है। इस मॉल से जब आप इस सीन को देखते हैं तो यहां पर लोग खड़े होकर के इस दृश्य को निहारते हैं। कई फिल्म के प्रमोशन यहां पर होते हैं और यहां पर जैसे मान लीजिए इंडिया की कोई सेलिब्रिटी है, वो अपनी फिल्म का प्रमोशन कराना चाहती है, इसके कुछ ना कुछ चार्जेस भी होते होंगे। चूंकि यूएई के अंदर इंडियन डायस्पोरा 30% से ऊपर रहता है, ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में यहां लोग पहुंच करके तिरंगे को यहां फहराते हुए देखना चाहते हैं, और हुआ भी यही, और यहां पर यह फहराया भी गया। लेकिन हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है। दोपहर रात 12 बजे वो भी चाह रहे थे कि उनका भी तिरंगे की तरह, उनका एक दिन पहले ही उनका झंडा यहां पर
चलाया जाए। और इसके ऊपर हमने एक सेशन भी किया था, अपने ट्विटर पर डाला था। अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, अंकित कुमार अवस्थी मेरा हैंडल है, के अंकित के नाम से। यहां पर आप देख सकते हैं कि मतलब बड़ी मात्रा में पाकिस्तान के लोग खड़े हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनका यहां पर जो बुर्ज खलीफा है वहां पर उनका एंथम नहीं चलाया गया, उनका झंडा नहीं लगाया गया। हालांकि जब पाकिस्तानियों के द्वारा बवाल काटना शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद, समय बीतने के बाद में फिर कोई रहा होगा जिसने, क्योंकि पाकिस्तानी भी बड़ी मात्रा में है यूएई के अंदर, तो उनके कहने पर फिर यहां पर बाद में उस जिंगल को बजाया गया, इनके लिए भी इनका मनोरंजन करवा दिया गया। खैर एनीवे, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से अपने क्षेत्र को सजाया हुआ है, तिरंगे के साथ में रंगीन कर दिया गया है। यह भारत के लिए अपने आप में बढ़ते हुए रिश्तों को दर्शाने वाला है। सिंगापुर के द्वारा भी, जो भारत के अंदर सिंगापुर की एम्बेसी है, उन्होंने भी हमें बधाई दी। यानी कि एक तरह से यह समझिए कि दुनिया भर से, इजराइल से, अफगानिस्तान से, हमें भर के दुनिया भर से शुभकामनाएं आज के स्वतंत्रता दिवस पर मिली। देखिए, जिस प्रकार से आप लोगों को जन्मदिन खास होता है, बिल्कुल वैसे ही ये राष्ट्र का जन्मदिन है। राष्ट्र का जन्मदिन क्योंकि आज हम भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बाहर आए। गुलामी की 1000 साल की गुलामी की जो बेड़ियां थी, हम उससे बाहर निकल करके आज के दिन बाहर आए थे। तो ये हैप्पी बर्थडे है असल में हम सबका। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे असल मायने में देश का हैप्पी बर्थडे भी कंसीडर किया जाए, मेरी नजर में तो संभवतया वो कम नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने आप में कब से है, सनातन काल से है, लंबे समय से है। इसके बारे में तो खैर प्रमाण खोजने वाले खोजते रहेंगे, लेकिन जो वर्तमान युग में जिस जगह हम जी रहे हैं, आज के भारत की अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, तो ये दिन बहुत खास है। इसलिए ये विशेष बहुत मायने रखती हैं। जैसे आपका कभी जन्मदिन होता है तो कोई आपको बर्थडे विश देता है तो आपको बहुत अच्छा सा लगता है ना, फील गुड होता है कि हमें बर्थडे विशेष किस किस ने दी, हमें कितनी शुभकामनाएं मिली। तो उस तरह से ये शुभकामनाएं बहुत मायने रखी। इन्हीं शुभकामनाओं में पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने की खबरें आई, जब लाल चौक के ऊपर जो इमारत है, लाल चौक कश्मीर के अंदर, जहां अक्सर आतंकी की घटनाएं सुनने को मिलती थी, तिरंगा ना फहराने को लेकर के यहां पर कभी कवायद होती थी कि यहां तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा, वहां लाल चौक तिरंगे की रोशनी में दिखा। लोग यहां पर कश्मीर के अंदर जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। कई दशकों में यह पहली बार ऐसा यहां हो रहा था। 370 हटाने के बाद यहां पर बनी अमन, चैन और शांति की है गवाह बना। तो इस प्रकार से भारत ने पूरी तरह से इस समय को एंजॉय किया। तो प्रधानमंत्री ने फ्लैग होस्ट किया, फ्लैग होस्ट के बाद में फिर उन्होंने भाषण देना शुरू किया। अच्छा, तो अब साहब इन्होंने भाषण जब दिया तो उन भाषण में क्या कहा? भाषण में सामान्यतः प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे प्यारे देशवासियों। इस बार इन्होंने कहा मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजनों। 140 करोड़ परिवारजनों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने, हालांकि आप में से कई पढ़ने लिखने वाले बालक ये भी कह सकते हैं कि सर अभी जो 2011 के बाद की सेंसस है 2021 वाली, वो तो हुई नहीं है, प्रधानमंत्री को कैसे पता चल गया? खैर, दुनिया भर को पता है कि हमारी कितनी आबादी है और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया है, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत की जनगणना जल्दी से कराई जाए। 140 करोड़ परिवारजन कहकर के इन्होंने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जब तिरंगा फहराया तो प्रधानमंत्री का पहला वाक्य यह बनकर के सामने आया था। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का इन्होंने भाषण दिया और 10वीं बार इन्होंने अपने संबोधन से देशवासियों को बधाई दी। ठीक है, जब बधाई दे रहे थे, जहां 140 करोड़ परिवारजन शब्द यूज में ले रहे थे, उसी समय राजनीति की 3 बुराइयां, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। यह परिवारवाद मतलब एक परिवार के द्वारा अपने ही परिवारजनों को आगे बढ़ाए जाने को लेकर। असल में इस शब्द का उपयोग ये क्यों करते हैं? असल में जो इंडिया गठबंधन बनकर के अपोजिशन खड़ा हुआ है, उसमें अब सेकंड पीढ़ी भी सामने साथ साथ आती जा रही है। जैसे राहुल गांधी जी सेकंड थर्ड जनरेशन से निकल करके आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी सेकंड थर्ड जनरेशन से निकल करके आ रहे हैं, सेकंड जनरेशन से निकल कर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी, इसी प्रकार से जहां जहां स्टालिन जी, जो जहां से भी हैं, उद्धव ठाकरे जी, ये सब सेकंड जनरेशन हैं। तो असल मायने में सेकंड और थर्ड जनरेशन पर कटाक्ष करने के लिए यहां पर शब्द यूज किया गया परिवारवाद, यानी जिनके फर्स्ट लोग जो थे, तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े थे लेकिन राजनीतिक बयान दे रहे थे। राजनीतिक बयान से मतलब कि उनको पता था कि भाई चुनाव में जाना है तो यहां से अच्छा मौका क्या होगा, सब लोग सुनने वाले हैं। तो परिवारवाद असल में अपोजिशन के ऊपर कटाक्ष था, सटायर था। इसके बाद दूसरा शब्द था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लेकर के ये बयान क्यों दिए? क्योंकि अब तक 10 साल के कार्यकाल में, जो 10 साल का कार्यकाल 2024 में पूरा होगा, अभी तक इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी मामला उजागर नहीं हुआ है। लेकिन जब इससे पहले 10 साल की यूपीए की सरकार थी तो उस समय में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले, 2G, 4G, कोयला कांड, 3G, कोयले की खान और पता नहीं क्या क्या मतलब स्कैम निकल के आने लगे थे, कॉमनवेल्थ खेल स्कैम सामने आने लगे थे। तो ये इस वजह से लोगों को हिंट में भ्रष्टाचार शब्द का उपयोग कर रहे थे। तीसरा जो शब्द यूज किया गया दैट इज तुष्टीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको अपीजमेंट।
अपीसमेंट का शब्द का अर्थ होता है कि धर्म के आधार पर या फिर किसी भी आधार पर जो आपको विभेदित करता है, उस आधार पर किसी की गलतियों को इग्नोर करके उसका साथ देना। इसका मतलब समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि दो समुदाय कहीं एक जगह पर रहते हैं, ए और बी समुदाय कहीं रहते हैं। एक पार्टी को ऐसा लगता है कि बी समुदाय उनके लिए वोट बैंक हो सकता है। ऐसी स्थिति में बी समुदाय की अगर गलतियां भी हैं तो उन्हें भी इग्नोर करके उनको साथ खड़े रहना अपीजमेंट कहलाता है। अच्छा, ये केवल समुदाय तक सीमित नहीं है, ये नस्लों पर भी लागू होता है, ये देश पर भी लागू होता है। अगर आप वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आप जानेंगे कि असल मायने में जर्मनी का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का टेन्योर था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो दौर था 20 साल का, हिटलर जिस समय वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था उस समय पर काफी इग्नोरेंट हो गए थे फ्रांस और ब्रिटेन। ये एक तरह से उसे ये ट्रीट कर रहे थे कि ठीक है, तुम जो कर रहे हो हम चुप हैं। ऐसे ही अमेरिका, यूएसएसआर चुप थे। तब जो वो विस्तारवादी हरकतें कर रहा था, नस्लीय हिंसा कर रहा था, सब लोग ये सोचकर चुप थे कि ठीक है, हम इससे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, अदरवाइज ये हमारे सिर पर आकर पड़ेगा, शांति खराब करेगा। तुष्टीकरण काफी व्यापक शब्द है, तो इन्होंने इस बुराई के बारे में भी यहां पर चर्चा करी। प्रधानमंत्री ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए फिर कहा, 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, देश का तिरंगा दुनिया के विकसित देश की पहचान के साथ लहराएगा। यानी देश की 100वीं वर्षगांठ अब इन्होंने आगे तक का टारगेट ले लिया है। 75 से लेकर 100 साल के बीच में देश को डेवलप्ड कंट्री के अंदर ऐसा क्या होता है जो अभी आपके पास नहीं है। डेवलप्ड कंट्री में प्रति व्यक्ति की पर कैपिटा आय, क्योंकि जिस समय 2047 में हम होंगे तब वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया होगा कि इतने रुपए तक प्रति व्यक्ति आय अगर किसी की होगी तो उसे डेवलप में माना जाएगा, है ना। तो अभी हमने बड़ी मात्रा में लोगों को लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी से अपलिफ्ट किया है। ऐसी स्थिति में संभवतया आने वाले समय में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की तरफ यहां इशारा था। तभी इन्होंने अपने अगले बयान में कहा कि अगले 5 साल में हम देश की इकोनॉमी को दुनिया की 3 टॉप इकोनॉमी में ले जाएंगे। यानी ये जो शब्द है ये अपने आप में अर्थव्यवस्था की तरफ ही इंडिकेट करता हुआ शब्द निकल कर आया। 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताते हुए कि भाई अगले 5 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएंगे। ये विजन क्लियर है, क्योंकि जब देश में ये आए थे प्रधानमंत्री बनके तब देश 10वीं इकोनॉमी था दुनिया की, अब 5वीं है और हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहीं पर इन्होंने एक बयान दे दिया और वो ये किया कि लाल किले पर 2024 में वे ही तिरंगा फहराएंगे। बस यहीं से सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आ गया कि 2024 में वे ही तिरंगा फहराएंगे। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री सो श्योर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 2024 में मई में चुनाव है। यहां तक देखिए पॉइंट ये थे, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि टारगेट किया जा रहा था, राजनीतिक मंच के रूप में पॉइंट दे दिया गया। 2024 में वही तिरंगा फहराएंगे, ये लाइन बोलते ही फिर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी ही थी, राजनीति होनी ही थी। पीएम मोदी ने यहां से एक कविता भी पढ़ी, आपको दे दी गई है, आप भी पढ़ लीजिएगा जब मन करे। उन्होंने कुछ बातें भी कही। क्या कहा? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने कल्पना की थी, आज उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। अच्छा, बाय द वे ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होती क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। प्रधानमंत्री ने अपनी रणनीति बनाते समय प्रगति स्कीम के माध्यम से भी और वैसे भी जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, देश में जब भी कोई योजना लॉन्च की जाती है किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, कालखंड में, तो योजनाएं सारे देश में एक समान तरीके से प्रगति दिखाती नहीं है, प्रोग्रेस नहीं दिखाती हैं। मतलब क्या हुआ इसका? कहीं पर वो तेज चलती हैं, कहीं पर वो धीरे चलती हैं, योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन कहीं लैग करता है, कहीं लाभार्थियों को मनोवांछित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने उन डिस्ट्रिक्ट्स का चयन करने का सरकार के कर्मचारियों से कहा जहां पर योजनाओं का क्रियान्वयन तुलनात्मक रूप से कम है। कई पैमानों पर स्वास्थ्य के मामले में, सैनिटेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, निर्माण के मामले में जो जिले पीछे हैं उनका पहले चार्ट बनाया गया और फिर उनके बारे में तैयारी करके उनको डेडिकेटेडली टारगेट किया गया कि इन्हीं के ऊपर कार्य किया जाएगा, यहां से प्रोग्रेस नापी जाएगी। और हुआ भी, उसके फायदे भी बहुत हुए। सुखद परिणाम में सबसे बड़ा सुखद परिणाम यही है कि आप आज इनकम कैटेगरी में बड़ी मात्रा में लोगों को एक इनकम कैटेगरी से दूसरी इनकम कैटेगरी में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी कहा। इन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, यह सब हम सबका सामूहिक दायित्व है। आज ना हमारे मन में, ना 140 करोड़ भारतवासियों के मन में और ना ही दुनिया के मन में भारत को लेकर कोई इफ्स या बट्स यानी कोई किंतु अथवा परंतु नहीं है कि भारत कितना तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके पीछे इन्होंने अपना क्या कहा
कि भाई देश में एक स्थिर सरकार आई है और स्थिर सरकार के कारण से देखने वालों के मन में, दुनिया के मन में यह विचार है कि हम लोग एक स्थिर सरकार देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगेन लाल किले की तरफ से प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की खूबियां गिनाते हुए अपनी सरकार को क्यों, मतलब दुनिया एक तरह से समझिए ना कि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले अपना आखिरी भाषण दे रहे थे लाल किले से, पूरे देश को संबोधित करते हुए। यहां से आगे जो भाषण होंगे वो चुनावी भाषण होंगे। तो एक प्रकार से इन्होंने अपनी बातें पूरी मन करके लोगों से कही। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत में परिस्थिति पैदा हुई, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में, और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है, कोई किंतु परंतु लोगों के मन में नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में स्थिरता पर विश्वास हुआ है। इसी के साथ इन्होंने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी। कौन कौन सी गारंटी दी? इन्होंने कहा अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दिखाएंगे, पहली गारंटी। दूसरी गारंटी, शहरों में किराए के मकानों में रहने वाले जो लोग हैं उनको बैंक लोन में रियायत मिलेगी। इसके लिए योजना जल्दी ही घोषित ना हो जाएगी, अभी घोषणा नहीं की है, मतलब इन्होंने यहां से बोल दिया है तो वो हो जाएगा। जैसे आगे भी चल के बताऊंगा इन्होंने क्या क्या किया अब तक, वो सारी चर्चाएं करेंगे। तो शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी का मतलब क्या हुआ कि अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि लंबा चौड़ा किराया देकर के कहीं रह रहा है, उसका अपना घर हो, इसके लिए इंटरेस्ट रेट में संभवतया उसे छूट दे दी जाएगी, या फिर उसके जितना वो किराया दे रहा है उसकी वजह से उसको इनकम टैक्स में रिबेट दे दी जाएगी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय पर क्या योजना बनेगी, लेकिन हां प्रधानमंत्री अगर बोले हैं तो ये बात की जाएगी। आपके दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा, मकान ये क्या मतलब है? देखो साथियों, देश के अंदर ना सबसे पहली बुनियादी आवश्यकता, कोई भी देश अगर चलता है तो उसकी बुनियादी आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। मैस्लो एक विचारक हुए हैं, उनका भी मानना यह था कि सबसे बुनियादी आवश्यकताओं में यह आती हैं। रोटी के लिए अब सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं दुनिया भर में चल रही हैं, मतलब भारत सरकार भी चला रही है, राज्य सरकारें भी चला रही हैं, यूनिसेफ, वर्ल्ड, ये सब लोग कुछ ना कुछ प्रकार से योजनाएं चल के लोगों को भुखमरी से बाहर निकालने के लिए योजनाएं चला रहे हैं। नंबर दूसरा रहा कपड़ा। कपड़े को लेकर के अभी भारत में कोई ऐसी किल्लत सुनने में नहीं आई है कि भाई कपड़े को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसी चीज आई नहीं। तीसरी चीज मकान। मकान वास्तविकता में अब एक ऐसी चीज बन चुका है जिसके ऊपर सरकार की निगाह भी है और ज्यादा तरीके से भी है। आप सोचकर देखें, आज आप में से कोई भी व्यक्ति जो नौकरी पेशे वर्ग में है या फिर भविष्य में जब नौकरी लगेगा तो समझ में आएगा कि शहरों के मकान लेने के लिए जो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो ये है, या तो मकान बहुत महंगे हैं, उतनी उनकी आय नहीं है जितने के वो मकान है, और दूसरा मकान खरीदने में जो सबसे बड़ा ट्रबलसम चीज है वो ये है, इंटरेस्ट रेट भी कोऑपरेटिव ना होते हुए जो वन टाइम पेमेंट देना पड़ता है ना, डाउन पेमेंट जिसे कहा गया है, वो काफी बड़ा होता है और कई बार नौकरी पेशा लोगों के पास वो डाउन पेमेंट इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता। और दूसरा, कई जगह जब आप प्लॉट लेके मकान बनाते हैं तो वहां पर सामने वाला व्यक्ति प्लॉट की पूरी कीमत नंबर 1 से लेने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है नहीं साहब मुझे तो कैश चाहिए। हालांकि सरकार ने अब कर दिया कि 50,000 से ऊपर आप कैश जैसे ही करोगे लपेटे में आ जाओगे, लेकिन ये पैरेलल इकोनॉमी के रूप में आज भी चल रहा है। तो ये बड़ा दुविधा है जिसके कारण ब्लैक इकोनॉमी भी जो रियल एस्टेट है उसके अंदर चल रही है। तो प्रधानमंत्री जल्दी ही कुछ ऐसी घोषणा कर सकते हैं जिससे कि उस पर रोक लगे। तीसरा, देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान किया। अब ये क्या है ये योजना, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे विश्वकर्मा जो है वो मैसन्स को, कारीगरों को कहा गया है, चाहे वो घर बनाने वाले हों या फिर जो फर्नीचर का काम कर, किसी भी तरह का कोई मैकेनिक है, उन्हें जो निर्माण कार्य में इन्वॉल्व है उन्हें विश्वकर्मा कहा गया। तो ऐसा क्या है उस विश्वकर्मा योजना में जो 17 सितंबर के दिन अनाउंस होगा, तो वो भी देखने वाली बात होगी और जब वो होगा तब हम उसके बारे में जरूर आपके साथ चीजें साझा करेंगे। ठीक है, अब क्या इन बातों का कोई महत्व है? आइए इसको थोड़ा जज कर लेते हैं। कैसे? आज से पहले प्रधानमंत्री जब 2014 में सबसे पहली बार आए थे तब उन्होंने 3 घोषणाएं की थी। जैसे
हर घर शौचालय। सुनने में सबको बड़ी मजाक सी लगी थी कि प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले पर पहुंचे हैं, हर घर शौचालय की बात कर रहे हैं। क्या शौचालय बने? बिल्कुल बने। और आज आप गांव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एटलीस्ट लोगों के बीच में शौचालय शब्द जहन में आ चुका है। ग्रामीण परिवेश में भी शौचालय एक मैंडेटरी व्यवस्थाओं के अंदर शामिल हो चुका है। लोगों की हैबिट्स बदली हैं और लोग आसानी से अब इस चीज के बारे में चर्चा करने के लिए सहज हुए हैं। यह कार्य कब एक्टिवेट हुआ? 2 अक्टूबर 2014। अच्छा, बाय द वे, ये सारी स्कीम्स की मैंने तारीखें लिखकर दी हैं। आप चाहें तो इन्हें पढ़ने वाले विद्यार्थी इन तारीखों को नोट कर लें। मैं वैसे इसे अपने टेलीग्राम चैनल जो अंकित अवस्थी सर के नाम से है वहां पर भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी ये सारी चीजें ले लेंगे। जनधन योजना, जिसके तहत आप सबके बैंक अकाउंट खोले गए थे, क्या ये का इंप्लीमेंट हुआ? बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ और बहुत सारे देश के नागरिकों के पास, मतलब लगभग देश की 70% से अधिक आबादी इस समय जो वयस्क आबादी है वो एटलीस्ट बैंक अकाउंट अपने पास रखती है। सरकार की बहुत सारी योजनाओं का पैसा उन्हीं अकाउंट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, फिर चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो, किसानों तक सब्सिडी हो, या सरकार किसी भी प्रकार की लाभार्थी बनाने की बात सोचती हो तो वो यहां से होता है। तीसरा, आदर्श ग्राम योजना। क्या ऐसा हुआ? सांसदों को भी आदर्श ग्राम की परियोजनाएं दी गई कि सांसद अपने अपने क्षेत्र में किसी एक गांव को आदर्श ग्राम बनाएं। हालांकि इस बात में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, चर्चाएं हुई। इसका अब आप खुद विश्लेषण करें। संभवतः आपने इसका विश्लेषण किया होगा, तभी मोदी जी के पहले कार्यकाल को पूरा होने के बाद आपने दूसरी बार उन्हें वोट दिया होगा। साल 2015 में स्टार्टअप इंडिया, मैं केवल ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो घोषणाएं की हैं ऐसी ही घोषणाएं पहले भी हुई हैं। क्या वो घोषणाएं मायने रखती हैं? तो आप पुरानी योजनाओं से रिलेट कर सकते हैं कि जब पुरानी घोषणाएं हुई थी तो क्या वो धरातल पे आई थी? जैसे क्या स्टार्टअप इंडिया आई? बिल्कुल आई। आज 100 से ऊपर देश के अंदर यूनिकॉर्न है। ग्राम ज्योति योजना, क्या घर घर बिजली पहुंची? बिल्कुल, हर घर में बिजली पहुंची। क्या वन पेंशन वन रैंक योजना आई? बिल्कुल, आज हर सैनिक के पास वन रैंक वन पेंशन योजना है। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं लाल किले से की हैं वो इंप्लीमेंट हुई हैं। 3 मुख्य योजनाओं के अंदर जो आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या यह है? बिल्कुल है। प्रगति प्रोजेक्ट, यानी कि जो धीरे चल रहे कार्यक्रम हैं, क्या उनको विस्तार दिया गया? क्या उनमें तेजी आई? बिल्कुल आई। आज सड़क निर्माण के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, एमएसएमई के सेक्टर में देश के द्वारा बड़ी मात्रा में कार्य किया जा रहा है। ई नाम, जो देश के अंदर एग्रीकल्चर मार्केट है उसे ऑनलाइन किया गया। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। आज मार्केट में ऑनलाइन ट्रेड चलता है। 3 मुख्य घोषणाएं 2017 में की गई। जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझाने की घोषणा, क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। गैलेंट्री अवार्ड वेबसाइट की किसको पुरस्कार दिया जाए, कैसे दिया है, इसकी वेबसाइट घोषणा हुई। जैम पोर्टल बनाया गया। इसी प्रकार से 2018 में आयुष्मान भारत जिसके अंदर सभी देशवासियों को मेडिकल फैसिलिटी दी गई, क्या ऐसा है? बिल्कुल है। बहुत सारी राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने लेवल पर इसे और अमेंड भी कर दिया गया है। गगनयान मिशन का ऐलान, क्या हुआ? बिल्कुल 2023 में अब ये जा रहा है। घोषणा तब हुई थी लेकिन इंप्लीमेंट होने में टाइम लगा कि हम गगनयान की तरह, स्पेस एक्स की तरह गगन में जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। ग्राम स्वराज अभियान चला? बिल्कुल चला। इसके साथ 3 मुख्य घोषणाओं में जल जीवन मिशन, जैसे बिजली आई, ऐसे क्या घर घर तक टैप वाटर पहुंचाने के ऊपर कुछ कार्य हुआ? बिल्कुल हुआ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य घोषित कब हुआ? 2019 में हुआ। क्या हम पहुंचे? 3.25 ट्रिलियन तक हम पहुंच चुके हैं। संभवतः अगले 5 सालों में हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच भी जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की बात हुई? बिल्कुल हुई। सीडीएस विपिन रावत को यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। 3 मुख्य घोषणाएं 2020 में। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किया गया, 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जिसका इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे होता जा रहा है। भारत नेट, यानी हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने की घोषणा हुई। ये तीनों की तीनों योजनाएं 2020 में घोषित हुई। 2021 में पहली योजना हुई, 75 वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हुआ। क्या वंदे भारत चल रही हैं? देश के बहुत सारे स्थानों पर वंदे भारत ट्रेनें चल चुकी हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया गया। सैनिक स्कूलों में लड़कियों का एडमिशन शुरू हो गया। ये प्रमुख घोषणाएं थी 2021 में जो की गई। 2022 में क्या घोषणाएं की गई? 2022 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 2023 में हम नई संसद का इनॉग्रेशन करेंगे। क्या हुआ? बिल्कुल हो गया। दूसरा, कहा कि हम गुलामी की दास्ता से मुक्ति पाएंगे। इसके लिए क्या हुआ? थोड़े दिन पहले भी आपने सुना होगा, बच्चे बहुत दिन से डिमांड भी कर रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी के केस में कि सर उस विषय के ऊपर सेशन लेकर आइए जो हाल ही में कुछ कानून में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? क्या बिल्कुल हुआ है और इस विषय पर भी जल्दी ही मैं सेशन लेकर आऊंगा। हाल ही में कुछ कानूनों में परिवर्तन हुए हैं, वो मैं सेशन बन के तैयार रखा हुआ है। आजकल में मैं आपके साथ सेशन वो साझा कर दूंगा, ठीक है ना। कानून बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। सितंबर 2022 को इंडियन नेवी का ध्वज बदला गया, गुलामी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। 2022 में मानसिकता से मुक्ति, आजादी हम पहले पा गए, मानसिकता से मुक्ति के नाम पर किंग्स वे राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया।
गया। इसके साथ साथ जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगा दी गई, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। इतनी सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। क्लियर है? इसका मतलब इसके साथ प्रधानमंत्री ने और क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा अगले 5 साल के अंदर भारत टॉप 3 इकोनॉमीज के अंदर शामिल हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैं अभी कमेंट देख रहा हूं जिसमें उन्होंने लिखा कि यहां पर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। देखते हैं क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, यह देश आसमान से भी ज्यादा अवसर देने में सामर्थ्य रखता है। यानी अपॉर्चुनिटीज की बातें की गई। अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया। इन्होंने कहा हमारे पास डेमोग्राफी है, यानी लोग हैं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, विविधता है, इसकी त्रिवेणी है। अब ये शब्द तो हैं, नौजवान जो आज का यूथ है वो क्या तलाश करता है कि मोदी जी रोजगार की बात कीजिए, रेलवे के अंदर नियुक्ति की बात करिए, टीचर्स की नियुक्ति की बात करिए। बहुत सारे एग्जाम्स डिले चल रहे हैं, नौकरियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। यूथ अपने आप को जो चीज सुनता हुआ यहां से प्रधानमंत्री से चाहता था, प्रधानमंत्री के बयान में ऐसा कुछ भी वहां दिखाई नहीं दिया। इससे नौजवानों के मन में इस विषय पर अपनी तरफ से बहुत ही महत्वाकांक्षाएं पैदा हुई और होनी भी लाजमी है, क्योंकि देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो युवा है और उसे रोजगार के लिए सरकार की तरफ देखने का भी एक मौका बनता है कि हम सरकार से जो अपेक्षाएं रखते हैं, आप उस काम को तो बहुत अच्छे से करके दीजिए ना। आपके पास रेलवे में, आपके पास सेना में, आपके पास टीचिंग में, आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, स्टेट पीएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर, एसएससी के अंदर और भी विभिन्न लेवल के एग्जाम्स के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर देश वाकई में आगे बढ़ना चाहता है तो प्रधानमंत्री से युवाओं की अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री आप नौजवानों के रोजगार को लेकर भी यहां पर कुछ बयान दें। यह युवाओं का डिमांड भी है, ठीक है ना। भारत के अमृतकाल के कालखंड में हम जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे। अब ये बच्चों को, जो आज का यूथ है ना, उसको ये बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है कि भैया बात सही कह रहे हो आप, अमृतकाल है, हम अच्छे से करेंगे, लेकिन करने के लिए हमें मौका दिया जाए, हम करना चाहते हैं। रोजगार के लेकर के बच्चों की डिमांड क्या है कि हम करना चाहते हैं, मौका तो दो, हम कर लेंगे, ठीक है। तो निश्चित ही मतलब सरकारें इस विषय में विचार करेंगी, क्योंकि यूथ जो है ना वो इस चीज को लेकर के सरकार की तरफ बहुत अपेक्षाओं से देखता है। पीएम ने कहा कि अच्छा, क्या मणिपुर पर कोई बात हुई? क्योंकि देखिए मणिपुर का मामला विपक्ष के द्वारा संसद में भी बहुत उठाया गया। इसके बाद में मणिपुर का मामला प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी उठा दिया और उन्होंने कहा कि मणिपुर के अंदर अब शांति आ रही है, समाधान तलाशे जा रहे हैं, पूरा भारत मणिपुर के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोल करके कहा कि पूर्वोत्तर में, विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। मणिपुर के लोगों ने कुछ दिनों में जो शांति बनाए रखी है उसको आगे बढ़ाएं, शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं और करती रहेंगी, ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। अच्छा, अगर वो यहां जिक्र नहीं करते तो संभवतः विपक्ष फिर से हमलावर होकर इनसे पूछता, आप इतनी चीजों के बारे में बोले, मणिपुर पर क्यों नहीं बोले? तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से ही क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप पर लखपति दीदी की भी घोषणा की, बात की। इन्होंने कहा कि मैं 10 साल के कार्यक्रम का हिसाब दे रहा हूं और सब तरह से इन्होंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी बातें कर दी। इन्होंने कहा कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के परिवार के लिए प्रधानमंत्री ने इनकम टैक्स में छूट बढ़ती है, सबसे ज्यादा लाभ सैलरी क्लास को होता है, इसका मतलब है आने वाले समय में कुछ करेंगे। फाइनली कार्यक्रम फिनिश हुआ, प्रधानमंत्री अपने वापस निवास की तरफ चले गए। इस पूरे कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा ध्यान आकर्षण किया जिस चीज ने, वो थी ये वाली फोटो, जहां पर एक चेयर लगी हुई है दर्शक दीर्घा में, और ये दर्शक दीर्घा में लगी हुई चेयर है मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी टेबल, उनकी चेयर इस कार्यक्रम में खाली ही रही। खाली रहने का अर्थ फिर निकाला गया कि क्यों विपक्ष के नेता यहां पर नहीं पहुंचे, या फिर खड़गे साहब क्यों नहीं पहुंचे। खड़गे साहब ने फिर अपने द्वारा इसकी सफाई भी दी और कहा कि मैं क्यों नहीं पहुंचा ये भी बताऊंगा। और प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो बात कही कि वो अगली बार तिरंगा फहराएंगे, बिल्कुल फहराएंगे तो सही, लेकिन वो अपने घर पर फहराएंगे, लाल किले पर नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अगले साल मोदी अपने घर पर झंडा फहराएंगे। वे आज भी अहंकार में दिख रहे थे, तो देश का निर्माण कैसे रहेगा।
उन्होंने कहा कि पीएम लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए जब प्रधानमंत्री ने कहा ना कि वो इस तरह से करेंगे, तो इसी के साथ साथ आरजेडी के सुप्रीमो बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा यह बात तो सही है, प्रधानमंत्री अगली बार भी झंडा फहराएंगे लेकिन अपने घर पर फहराएंगे। विपक्ष है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी बात आप सुन लीजिएगा, इन्होंने क्या कहा। 15 अगस्त पर ये नहीं थे, इस विषय पर भी लोगों ने इनसे बहुत सवाल किए, इनकी काफी ट्रोलिंग भी हुई। लोगों ने इनसे सवाल पूछा कि सर जब देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का स्वतंत्रता दिवस होता है, तो आप वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? तो फिर उन्होंने अपनी व्यस्तताएं गिनाई और उनकी व्यस्तताओं के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे आंखों से कुछ समस्या हो रही है, दूसरा मुझे प्रोटोकॉल के मुताबिक सुबह 9:20 पर अपने घर पर झंडा फहराना था, इसके बाद मुझे कांग्रेस कार्यालय आकर वहां भी ध्वजारोहण करना था, इसलिए मैं लाल किले नहीं जा सका, वहां सिक्योरिटी टाइट रहती है, पीएम के निकलने से पहले किसी को भी निकलने नहीं दिया जाता, इसलिए सिक्योरिटी और समय की कमी को देखते हुए वहां ना जाना ही ठीक समझा। हालांकि देश के अंदर लोग चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, वो सब जब देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रम में एक जगह बैठा पाते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। हमने भी बहुत बार, आपने भी बचपन से बहुत बार सब तरह के नेताओं को सामने की दर्शक दीर्घा में बैठे देखा है। हालांकि खैर राजनीति है, इसमें उनकी व्यस्तताएं भी हो सकती हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी व्यस्तताएं हो सकती हैं। हर इंसान कहता है कि हम अगले साल जीतकर फिर वापस आएंगे, लेकिन हार और जीत तो जनता के हाथ में है। 2023 में यह कहना कि हम 2024 में लौट कर आएंगे, यह अहंकार है। अगर वे स्वतंत्रता दिवस पर भी विपक्ष को लेकर ऐसे बयान देंगे तो आप देश का निर्माण कैसे करेंगे, यह खड़गे साहब ने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर पीएम देश के विकास के लिए काम करता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको यह लगता है प्रधानमंत्री ने ही काम किया है, तो भाई साहब नेहरू जी ने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स खोले, एटॉमिक रिसर्च की शुरुआत की, विकास की निशानियों के मौजूदा सरकार ने नजरअंदाज किया है। नेहरू जी ने कला, संस्कृति, साहित्य को बढ़ावा दिया। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी की पॉलिसीज ने देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। खड़गे ने कहा कि महान लीडर्स नया इतिहास बनाने के लिए पुराने इतिहास को मिटाते नहीं हैं। अच्छा देखिए, आप सब भी जो यूथ है इस समय का, वो भी इस बात को जान ले, जो भी देश के अंदर प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे मोदी जी बने, चाहे भविष्य में कोई बने, चाहे कोई पुराना पीएम रहा हो, वास्तविकता में उन्हें देश के नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होता है। देश के नीति निदेशक तत्व जो संविधान में गिवन है, वो राष्ट्र को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में ही निर्माण करना चाहते हैं। देश में सबका हित हो, सबका भला हो, इसी को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो प्रधानमंत्री कोई भी हो जो ये कहे कि मैंने ये काम किया, भैया आपको बनाया, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने आकर कहूं कि बच्चों मैंने देखो आपको कितना अच्छा पढ़ाया, तो आपका एक बहुत जेन्युइन सवाल होना चाहिए, सर आपकी ड्यूटी है, आप इस काम को करिए। कल कोई टीचर कहता है देखो मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं, एक पुलिस वाला कहता है देखो मैं कितनी अच्छी ड्यूटी कर रहा हूं। भाई आपका जॉब है, ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा करेंगे। प्रधानमंत्री भी जनता के लिए है ना, जनता पर नहीं है, जनता के द्वारा जनता के लिए है। ऐसी स्थिति में उनका भी कर्तव्य है कि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छे से करें। तो खड़गे साहब की ये बात बिल्कुल सही थी। विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी की जो आतिशी हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर अपने तरीके से उस बारे में कहा, बोले हमने भी 10 साल का कार्यकाल देखा है प्रधानमंत्री का, हमने मणिपुर में देखा, हमने हरियाणा में देखा। इन्होंने प्रधानमंत्री के कालखंड में देश में हुई उन चीजों पर ध्यान आकर्षित करवाया जो देश के अंदर ऐसे कमजोरी के रूप में दिखाई पड़ता है कि देखिए इन चीजों के अंदर सरकार अपने द्वारा समाधान नहीं कर पाई। हम प्रधानमंत्री के 10 साल का लेखा जोखा देश के लाखों स्कूलों में देख रहे हैं जहाँ पे छत नहीं है, डेस्क नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं। हम प्रधानमंत्री के 10 साल का लेखा जोखा रोज अखबारों में देखते हैं कि जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में कोई पति अपनी पत्नी को 100 किलोमीटर अपने कंधे पे लेके जाता है इलाज के लिए। तो प्रधानमंत्री जी के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए तो विपक्ष का ये जो जवाब है, चाहे वो आतिशी का हो, चाहे लालू प्रसाद जी का हो, चाहे खड़गे का हो, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि विपक्ष असल में क्या है, सरकार का गुणगान करने के लिए नहीं है, वो सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने के लिए भी है कि आपके ये भी क्षेत्र हैं जहां पर आपको कार्य करना चाहिए। निश्चित ही अगर देश के बहुत दूर दराज में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को अपने कंधे पर लाद कर ले जाता है, दुर्भाग्यशाली क्षण है। अगर देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा होती है, दुर्भाग्यशाली है। अगर देश में मणिपुर जैसी हिंसा होती है, दुर्भाग्यशाली है। तो जिस देश के प्रधानमंत्री ने
अपनी खूबियां गिनाई तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हुए उन्हें याद दिलाया कि आप इनके द्वारा इन चीजों पर भी अगर कमियां बात की जाए तो आपके पास इतनी कमियां भी हैं, ठीक है ना। ये सब लोग अपने अपने द्वारा मीडिया पर आकर ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि असली बात तो आपके साथ होनी है। कौन सी बात? आप ही तो डिसाइड करेंगे कौन आएगा वापस, किसको आप गद्दी सौंपेंगे। तो ये सब अपने द्वारा आप तक चीजें पहुंचाने के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत को भी आपको सलाम करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आए। जयराम रमेश जी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की विफलताओं के 3 शब्द दुर्नीति, खराब नीतियां, अन्याय और शायद सबसे महत्वपूर्ण है बदनीयत के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। बयानबाजी और शेखी भगाड़ने से अब यह सच्चाई नहीं छिप सकती जो स्पष्ट रूप से देश के सामने है। तो उन्होंने जयराम रमेश जी के द्वारा भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। तो इसका मतलब विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, सबको आपके सामने परफॉर्मेंस देनी है जी। कुल मिलाकर बात यह है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए, देश में प्रधानमंत्री ने 1 साल में 2 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। इस कारण से इनका 10वां सीन बन गया। कैसे? असल मायने में 2018 में आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लाल किले में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मोदी जी ने साल में दूसरी बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था, ठीक है ना। इसलिए इस तथ्य को याद रखिएगा। कई बार आपके दिमाग में सवाल बन जाएगा, 1 साल में भी क्या 2 बार प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया है? जी हां, मोदी जी ने 1 साल में 2 बार 2018 में फहराया है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया? तो नेहरू जी ने फहराया। इसके बाद मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम बन चुके हैं। यह आपके सामने लिस्ट है जिसमें